तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगने वाले हैं। साथ ही में अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो, कैटेगरी के बेनिफिट्स आपको चाहिए, फीस आपकी कम होनी चाहिए, तो एडिशनली कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, उनकी क्या वैलिडिटी डेट रहना चाहिए, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो नंबर 1 पे गाइस हमारा 10th का मार्कशीट, ये सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगने वाला है। एंड ध्यान रखना, जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना, तो जल्दी आपका वेरिफिकेशन होगा एंड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 12th का मार्कशीट। अब देखो, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 10th के बाद ही जो है वो डायरेक्ट डिप्लोमा में एडमिशन किया होगा, तो इस कंडीशन में आपको जो है वो 12th का मार्कशीट जो है वो नहीं लगेगा। बट ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले 10th करते हैं, फिर 12th करते हैं, फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं एंड फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है, तो उस कंडीशन में आपको 12th का मार्कशीट जो है वो लग सकता है। ठीक है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है वो नहीं लगेगा। नेक्स्ट है गाइज आपका डिप्लोमा का मार्कशीट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इससे ही आपको समझ में आएगा कि आपको कितना परसेंटेज मिला हुआ है एंड कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। तो ये कंपलसरी आपको जो है वो लगेगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है। अब देखो, आपका जो रिजल्ट है वो तो रिलीज़ हो जाता है, बट रिजल्ट रिलीज़ होने के बाद जो ओरिजिनल आपको मार्कशीट है वो जल्दी नहीं मिलती है एंड तब तक हमारी डीएससी की एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो भी आपका ऑनलाइन रिजल्ट वगैरह होगा वो भी आप जो है वो अपलोड कर सकते हो एंड जैसे ही आपका ओरिजिनल मार्कशीट आ जाता है तो देन आप वो जो है वो अपलोड कर सकते हो। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि ओरिजिनल मार्कशीट्स तो आई ही नहीं है तो क्या करें। तो आपको जो ऑनलाइन मिलेगा वो आप जो है वो अपलोड कर सकते हो एंड जब आपको फिजिकली कॉलेज से मिल जाएगा तो उस टाइम आप जो है वो अपडेट वगैरह जो है वो कर सकते हो। तो इसका टेंशन मत लेना, बस आप अपने जो एग्रीगेट मार्क्स है वो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन जो है वो सही से डालना। वो कैसे फिल करते हैं, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उस टाइम मैं आपको जो है वो डिटेल में बता दूंगा। नेक्स्ट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स का जो बर्थ है वो कहाँ पे हुआ है, आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो या फिर नहीं, वो भी यहाँ से जो है वो क्लियर हो जाता है। तो अगर आपके पास ये होगा तो ठीक है। सपोज अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है तो देन इसका ऑप्शनल डॉक्यूमेंट आप जो है वो अपना लिविंग सर्टिफिकेट या फिर जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है जिसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेगा, या फिर ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, वो आप जो है वो अपलोड कर सकते हो। मेनली जो है वो लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो डाला जाता है, बट बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनलिटी। अब देखो, नेशनलिटी का ऐसा कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, आपको अलग से नेशनलिटी डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हो। तो इससे आपका नेशनलिटी जो है वो समझ में आ जाता है एंड आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए आप इजीली चले जाओगे, तो अलग से बनाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। इन तीनों में से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे हमारा लिविंग सर्टिफिकेट या फिर जिसे हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। अब देखो, जब आपका कॉलेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब जो आपका डिप्लोमा का कॉलेज है वो एंड हो जाएगा, देन जैसे ही आपका रिजल्ट रिलीज़ हो जाएगा तो आपको कॉलेज में जो है वो अपना लिविंग सर्टिफिकेट या फिर जिसे हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं उसी के लिए जो है वो अप्लाई जो है वो कर देना है। ठीक है, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे कॉलेजेस इसमें डिले करते हैं, तो जैसे ही रिजल्ट लगा इसके लिए जो है वो अप्लाई कर देना, तो ये आपको मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा, फिर आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। साथ ही में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में भी जो है वो पूछा जा सकता है, बिकॉज अभी तक आपका जो बोर्ड था वो था एमएसबीटी एंड अभी आप जो है वो यूनिवर्सिटीज़ से एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन लोगे तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको जो है वो लगेगा। एंड ये हो सकता है कि आपको एडमिशन के दौरान या फिर एडमिशन होने के बाद जो है वो पूछा जाए। तो इसका गाइज आप जो है वो ऑनलाइन ही जो है वो अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो बता देना, मैं वो भी आपके लिए बना दूंगा। बट अभी के टाइम एडमिशन के लिए आपको लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो है वो कॉलेज में जो है वो अप्लाई कर देना जैसे ही आपका रिजल्ट रिलीज़ होगा तब। ये होने के बाद फिर आपको गैप सर्टिफिकेट लग सकता है अगर आपके एजुकेशन में गैप होगी तो। सपोज़ अगर आपका डिप्लोमा पहले ही हो चुका है, मतलब अगर आपका डिप्लोमा 2023 में ही कंप्लीट हो चुका है, आपने ड्यू टू सम रीजंस कोई गैप लिया है एंड अभी आप सोच रहे हो कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, तो वैसे कंडीशन में आपको जो गैप सर्टिफिकेट है वो लगेगा। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, क्या इसका फ़ायदा होता है, कैसे यूज़ करना पड़ता है, सब कुछ पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। वहाँ पे मैंने डिटेल में गैप सर्टिफिकेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डाल दी है। ठीक है, तो वो एक बार जो है वो देख लेना। नेक्स्ट है आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, तो ये सभी के पास रहता है, बस इनको जो है वो अपने पास रखना। ड्यूरिंग एडमिशन आपको आईडी प्रूफ के ऑप्शन में आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड के बारे में जो है वो पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपका जो घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका आप यूज़ जो है वो कर सकते हो, या फिर आधार कार्ड के बैक साइड पे भी आपका जो घर का एड्रेस वगैरह वो लिखा होता है, तो उसका यूज़ करके आप ये फील्ड जो है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा कहाँ पे क्या फिल करना है इसका डिटेल वीडियो भी आएगा, तो वो देख के आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो टेंशन मत लो एंड ज़्यादा सोचो मत कि कहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैसे समझ में आएगा। मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें जो है वो समझाऊंगा। एंड इसके पहले मैंने और एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया है कि डीएससी का एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, कैसे शेड्यूल रहेगा, तो वो एक बार देख लेना, तो और क्लैरिटी आपको जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट है गाइस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो ड्यूरिंग एडमिशन आपको फ़ोटोज़ वगैरह लगती है ताकि आपको पहचाना जाए। तो जो भी लेटेस्ट फ़ोटोज़ है वो आप निकाल लेना। अगर आपके पास बहुत ही बचपन की फ़ोटो है तो एक नई फ़ोटो जो है वो अपने पास एक बना लेना, ताकि अगर सेम ही फ़ोटो आईडी कार्ड पे है तो अच्छी दिखे, नहीं तो एकदम बच्चे वाली फ़ोटो आएगी तो हो सकता है आपके दोस्त आगे जाके आपको ही जो है वो चिढ़ाए। तो नई एक फ़ोटो जो है वो बना लेना, ठीक है। तो ये हो गए गाइस कॉमन डॉक्यूमेंट जो कि सभी स्टूडेंट्स को लगने वाले हैं, चाहे आप ओपन से हो, कैटेगरी से हो, या फिर ईडब्ल्यूएस से किसी से भी हो। तो नॉर्मल ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो कि और कैटेगरी वगैरह स्टूडेंट्स को लग सकते हैं, एंड कुछ और भी कॉमन डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइस डोमेसियल सर्टिफिकेट, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट जो है वो महाराष्ट्र के सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगता है, एंड इससे पता चलता है कि स्टूडेंट जो है वो महाराष्ट्र का रहवासी है। अब डीएससी में महाराष्ट्र में आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स तो एडमिशन ले नहीं सकते, बट महाराष्ट्र के ही ले सकते, तो डोमेसिल आप जो है वो बना के रख लेना, ठीक है। इससे पता चलता है कि आप महाराष्ट्र के रहवासी हो या फिर नहीं। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके ऑप्शन में आप बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है वो अपलोड वगैरह कर सकते हो, बट सेफर साइड पे डोमेसिल जो है वो बना के रख लेना। बिकॉज भले ही ये अभी ऑप्शनल रहेगी, बट जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे कंपलसरी जो है वो अपलोड करना पड़ता है। तो डोमेसिल सर्टिफिकेट जो है वो बना के रख लेना। इसका कोई वैलिडिटी नहीं होता है, एक बार बना लो, बार बार इसे अपडेट करने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। तो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को डोमेसाइल सर्टिफिकेट लगता है, तो इसका ध्यान रखना। एंड अगर नहीं है तो बना लो, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो, जैसे ओबीसी हो गया, या फिर एससी हो गया, या फिर एसटी हो गया, या फिर कोई भी और कैटेगरी हो गई, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा, जिसमें आपका कास्ट लिखा रहेगा, ठीक है। जो भी आपका कास्ट है ओबीसी वगैरह, एंड उसके अंदर आपका जो सब कास्ट वगैरह है वो भी जो है वो लिखा होता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे जो है वो सबमिट करना पड़ेगा अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो। वही अगर आप ओपन से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड इसका भी कोई वैलिडिटी नहीं होता है कास्ट सर्टिफिकेट का, एक बार बना लो आपका काम जो है वो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ये सबसे खतरनाक डॉक्यूमेंट है। मैं भी जब एडमिशन ले रहा था तो ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने मुझे जो है वो चक्कर काटना पड़ा था इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, एंड बहुत खतरनाक डॉक्यूमेंट, ये बनता ही नहीं है जल्दी। 1949 के पहले के डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है तब जाके ये बनता है। तो ये अगर आपके पास होगा तो बहुत ज़बरदस्त बढ़िया, मतलब, एंड जिनके पास नहीं होगा तो क्या ही बोलूँ मैं, ऑल द बेस्ट। ये बन गया तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो, कैटेगरी के बेनिफिट्स चाहते हो आगे जाके, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है वो 100% रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं रहेगा तो आपको कैटेगरी के बेनिफिट्स जो है वो नहीं मिलेंगे, इसका ध्यान जो है वो रखना। इसका आप वैलिडिटी भी वहाँ पे मेंशन रहता है तो वो चेक कर लेना, बट कास्ट वैलिडिटी बना लेना। सभी कैटेगरी स्टूडेंट्स को लगता है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। बस अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो तो आपको नहीं लगेगा, बाकी जितने भी कैटेगरी है ओबीसी, एसटी, एनटी, एसी, बीसी, सबको जो है वो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है वो लगता ही लगता है, ठीक है। इसका एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ अगर आपने अभी कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई किया है, एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, एंड आपका कास्ट वैलिडिटी जो है वो नहीं आता है, तो जब आप कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको एक रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट के ऊपर एक नंबर वगैरह जो है वो लिखा जाता है। तो जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो आप इस रिसिप्ट के बेसिस पे भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि कैपरॉन 4 मतलब लास्ट सितंबर तक आपकी जो कास्ट वैलिडिटी है वो आ जानी चाहिए। अगर आ जाती है तो आप इस रिसिप्ट के बेसिस पे भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। फिर वहाँ पे हमें ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है कि अप्लाइड फॉर कास्ट वैलिडिटी बट नॉट रिसीव्ड, एंड उसका प्रूफ हमें जो है वो रिसिप्ट अपलोड करना पड़ता है, तो फिर आपको कैटेगरी के बेनिफिट्स मिलते हैं। बट ध्यान रखना अगर आप लास्ट राउंड तक अपलोड नहीं करते ओरिजिनल तो फिर आपका एडमिशन ओपन में या फिर कैंसिल भी हो सकता है, तो रिस्की होता है। बट अप्लाई कर देना, अप्लाई करने के बाद उनको पूछ लेना कि कब तक मिलेगी। अगर वो बोलते हैं कि अगस्त के पहले मिल जाएगी तो फिर तो रिसिप्ट के बेसिस पे भी अप्लाई करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। अगर आपकी कैटेगरी एससी या फिर एसटी होगी तो आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। ओबीसी, फिर बाकी जितने भी कैटेगरीज है उन सभी को ये नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो है वो लगता है। इसमें ध्यान रखना कि जो वैलिडिटी है वो मिनिमम 31 मार्च 2027 तक जो है वो रहना चाहिए।
अगर आपकी वैलिडिटी 2026 तक ही है तो आपको अपना नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो है वो अपडेट करवाना पड़ेगा। वैलिडिटी जो है वो 31 मार्च 2027 जो है वो रहना चाहिए। 28 है, 29 है, चलेगा, बट मिनिमम 27 तक जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। SC ST स्टूडेंट को ये नहीं लगता है, बाकी सभी कैटेगरीज को लगता है, एंड ओपन वालों को भी जो है वो ये डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना एंड अकॉर्डिंगली अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर करना। ये भी अगर आपको नहीं रहेगा आपके पास तो आपके कैटेगरी बेनिफिट जा सकते हैं, एंड फिर आपको हो सकता है आगे जाके स्कॉलरशिप वगैरह भी जो है वो ना मिले। तो कैटेगरी वालों के लिए 3 डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब बात करते हैं EWS के बारे में। सपोज अगर आप ओपन से हो, ठीक है, एंड अगर आपका इनकम जो है वो 8 लाख से कम है तो आप EWS सर्टिफिकेट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको जो है वो मिल सकते हैं, जैसे EWS में कट ऑफ जो है वो थोड़ा बहुत कम चला जाता है। साथ ही में EWS के लिए अलग से जो रिजर्वेशन सीट्स है वो रहती है। इसके अलावा गाइज आपको जो है वो EWS में स्कॉलरशिप भी जो है वो मिलती है। अगर आप गर्ल्स हो एंड EWS से अगर आपका एडमिशन होता है तो 100% ट्यूशन फ़ी आपकी जो है वो माफ़ हो जाती है। वही अगर आप बॉयज़ हो तो 50% ट्यूशन फ़ी आपकी जो है वो माफ़ हो जाती है, ठीक है। बाकी ओपन से भी अगर आप एडमिशन लेते हो एंड EWS नहीं भी है आपके पास बट आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आप EBC स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, जो कि आने वाली जब स्कॉलरशिप की वीडियोस में बनाऊंगा उसमें मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। बट EBC एंड EWS में थोड़ा डिफरेंस जो है वो आता है, इसमें पूरी फीस भरना पड़ता है, इसमें पहले से वेवियर मिलता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, आने वाली वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। बट अगर आपका ओपन है एंड अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो EWS सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इससे और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। एंड EWS का भी आपका जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च 2027 तक रहना चाहिए मिनिमम, ठीक है, 26 नहीं 27 तक रहना चाहिए। एंड ये आपको जो है वो स्टेट वाली लगेगी, सेंट्रल वाले में जो है वो प्रॉब्लम आता है। स्टेट EWS सर्टिफिकेट आपको जो है वो ड्यूरिंग एडमिशन जो है वो लगता है। नेक्स्ट है फिर माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई भी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपको माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो हिंदी माइनॉरिटी होते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी होते हैं, तो अगर माइनॉरिटी से अप्लाई करोगे तो बहुत ही कम परसेंटेज पे आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। अब माइनॉरिटी होता क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, बिकॉज बहुत ही कम लोग इसे एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि उनको ही सही से समझ में नहीं आता है। अब देखो माइनॉरिटी होता क्या है। अब देखो महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन है। एक जो मदर टंग है वो मराठी है, मतलब मैक्सिमम लोग जो है वो उनकी मदर टंग मराठी है, ठीक है। एंड मैक्सिमम लोगों का जो रिलीजन है वो है हिंदू, ठीक है। तो अगर आपका भी मदर टंग मराठी है एंड अगर आपका भी रिलीजन जो है वो हिंदू है तो आप माइनॉरिटी के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ से ही आप जो है वो अपना पत्ता काट लो, समझ जाओ कि हमको माइनॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका मदर टंग मराठी एंड अगर आपका रिलीजन हिंदू है तो। बट सपोज़ अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र में रहते हो, आपका मदर टंग जो है वो मराठी नहीं बल्कि हिंदी है, ठीक है, हिंदी नहीं बल्कि उर्दू है या फिर इंग्लिश है या फिर और कोई लैंग्वेज है, ठीक है, तमिल है, तो आप जो है वो माइनॉरिटी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अदर देन मराठी अगर आपका कोई भी मदर टंग है, मतलब घर में जो आप लैंग्वेज बोलते हो, तो आप माइनॉरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। वही रिलीजन अगर आपका महाराष्ट्र में आप रहते हो, महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, रिलीजन हिंदू के अलावा कोई और है, जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, तो देन आप जो है वो माइनॉरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जो लैंग्वेज की माइनॉरिटी होती है उसे हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोलते हैं। लैंग्वेज का एल, लिंग्विस्टिक का एल, दोनों कॉमन है, तो समझ जाना लैंग्वेज की माइनॉरिटी, ठीक है। वही रिलीजियस में अगर आपका हिंदू के अलावा कोई रिलीजन है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, तो उसे हम जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटी जो है वो बोलते हैं। तो ऐसे दो टाइप की माइनॉरिटी रहता है। एंड कॉलेजेस का अगर आप चेक करोगे स्टेटस तो कोई हिंदी माइनॉरिटी वाले कॉलेज होते हैं लैंग्वेज की, कोई रिलीजियस होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको कॉलेजेस में बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। आने वाली वीडियोज़ में और भी बेटर वे से मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको भले ही ये समझ में आ गया होगा कि माइनॉरिटी होता क्या है एंड कौन एलिजिबल इसके लिए जो है वो रहेगा। कट ऑफ जो है वो कम जाते हैं एंड ईजिली आपको कॉलेजेस में जो एडमिशन है वो मिलता है। इसके लिए गाइज आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो लगेगा कि आप माइनॉरिटी से हो, तो कैसे पता चलेगा। तो कुछ लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट के भी ऊपर जो है वो लिखा होता है, या फिर आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसमें भी जो है वो मेंशन रहता है। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपका मदर टंग या फिर रिलीजन मेंशनड हो वो भी आप यहाँ पे जो है वो दे सकते हो। तो उससे माइनॉरिटी जो है वो समझ में आएगी एंड आपको माइनॉरिटी के जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। एक प्रो फार्मा भी आता है, वो जब हमारा इस साल का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आएगा तो तब मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको डिटेल में आने वाली वीडियोज़ में भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स टाइम पे जो है वो मिलते रहेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट PWD। अगर आपको फिजिकली कोई मतलब प्रॉब्लम है या फिर हैंडीकैप कुछ भी है तो आपको PWD सर्टिफिकेट जो है वो लग सकता है, तो वो आप बना के रख सकते हो।
एंड नेक्स्ट गाइज डॉक्यूमेंट यहाँ पे है इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो मैंडेटरी आपको अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो फिर इनकम सर्टिफिकेट ऑप्शन में चला जाता है, बिकॉज फिर वहाँ पे आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। बट अगर इनकम 8 लाख से कम है तो आपको लेटेस्ट 2026 का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपको जो है वो सारे बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। देन इनकम सर्टिफिकेट के बाद गाइज अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गलती है या फिर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप एफिडेविट बना सकते हो। सपोज़ अगर आपकी मार्कशीट है उसमें आपका नाम गलत है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी है, तो उसको सही करने के लिए आप एफिडेविट वगैरह जो है वो बना सकते हो। ये ऑप्शनल रहेगा, जिसके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होता है उनको ही बनाना पड़ता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो बनाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो एक्स्ट्रा लग सकता है। डोमिसाइल जो है वो लगेगा बट ऑप्शनल रहता है, बट स्टिल मैं आपको बोलूँगा कि बना के रख दो। ऑप्शनल में फिर आपको 10th का मार्कशीट एंड फिर उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, तो उससे अच्छा डोमिसाइल जो है वो अपना बना के रख दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड आगे जाके भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे कंपलसरी समझ लो एंड इसे जो है वो बना के जो है वो रख दो। ठीक है, बाकी तो मैंने कैटेगरी वाइज भी बता दिया, ईडब्ल्यूएस का भी कौन सा डॉक्यूमेंट है वो भी हमने देख लिया एंड माइनॉरिटी में क्या क्या आपको लगता है वो भी हमने जो है वो देख लिया है। कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा डाउट होगा तो ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में जो है वो बताना। जल्दी हम आपके लिए जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक जो लिस्ट है वो लॉन्च करेंगे, उसमें आप जो है वो कैटेगरी वाइज देख पाओगे कि कौन सा कॉलेज आपको कितने परसेंटेज पे मिल सकता है। तो जल्दी हम लॉन्च करेंगे। साथ ही में नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करें वो भी बताना, कि आपको ये जानना है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपके लिए कितनी सीट्स जो है वो रहेगी, कट ऑफ जो है वो इस साल बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है या फिर कितना जा सकता है, या फिर और कुछ भी अगर आपको चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। ऐसे ही हम डिटेल में पूरा जो टॉपिक है वो कवर करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या आपको जो है वो लगने वाला है ड्यूरिंग एडमिशन एंड कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो ना हो। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।